तो अब तक हमने ये देखा कि प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो किस तरह से होता है। अब हम यूकैरियोट्स के अंदर रेप्लिकेशन को देखने जा रहे हैं। तो यूकैरियोट्स के अंदर जो ओरिजिन होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ए B1 B2 B3 और इसे हम कहते हैं ARS यानी ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस। इसका साइज होता है 100 बेस पेयर और ये 80 रिच सीक्वेंस होती है क्योंकि यहीं से तो रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, रेप्लिकेशन बबल बनना स्टार्ट होगा। तो ये जो ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस होती है, मल्टीपल ओरिजिन होने के कारण ये जीनोम के अंदर इसकी कई कॉपीज प्रेजेंट होती है, यानी बहुत सारी जगह पर ये ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस हो सकती है। इसीलिए हम मल्टीपल ओरिजिन बोलते हैं। जैसे ये इस तरीके से ये बहुत सारे ARS प्रेजेंट है। यूकैरियोटिक जीनोम के एक पोर्शन के अंदर ARS के ऊपर एक प्रोटीन बाइंड हो सकता है जिसको ORC कहते हैं। ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स। ये ORC 1 to 6 यानी 6 सब यूनिट का प्रोटीन होता है। ये सभी ऐसे होंगे। ORC जो है ARS के ऊपर बाइंड हो सकता है। अब जब G1 स्टेज आती है सेल डिवीजन की, तो G1 स्टेज के अंदर क्या होता है कि ORC के साथ कुछ और प्रोटीन भी आकर के बाइंड हो जाते हैं ARS के ऊपर यानी ओरिजिन के ऊपर। वो कैसे होता है कि मान लो ये एक ARS है, यहां पर ORC बाउंड था, ये ARS है। तो यहां पर एक प्रोटीन आता है CDC6 और दूसरा प्रोटीन होता है CDT1। आपको पता है ये दोनों लाइसेंसिंग फैक्टर है और ये क्या करते हैं, हेलिकेज को रिक्रूट करवाते हैं ओरिजिन के ऊपर। और हेलिकेज का काम यहाँ पर कौन करता है, यहाँ पे हेलिकेज का काम करता है MCM प्रोटीन, MCM 227। ये क्या क्या काम करता है, हेलिकेज का काम करता है। ये भी 6 सब यूनिट प्रोटीन है, MCM 2, 3, 4, 5, 6, 7 हेक्सामेरिक प्रोटीन, MCM प्रोटीन। तो ये हेलिकेज भी यहाँ पर आ जाता है। अब जब तक S फेज आती है, ये अर्ली G फेज थी। जब S फेज आती है सेल डिवीजन की, S फेज के अंदर क्या होता है, हमें पता है कि कोई भी सेल डिवीजन की जो स्टेज आती है उसके अंदर कुछ साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज होते हैं जो जब अपने स्पेसिफिक साइक्लिन के साथ जुड़ जाते हैं तो वो एक्टिव हो जाते हैं, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। और उस कॉम्प्लेक्स को जो एक्टिव हुआ है उसे हम बोलते हैं साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स। और वो कॉम्प्लेक्स जब एक्टिव होता है तभी सेल डिवीजन की पर्टिकुलर स्टेज हो पाती है। तो S फेज के अंदर S फेज के साइक्लिन CDK आएंगे और SCDK कॉम्प्लेक्स बनेगा और वो कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन कराएगा, क्योंकि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है, काइनेज का काम फॉस्फोराइलेशन कराने का होता है। तो यहाँ पर जो S फेज CDK होंगे यानी कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज जो एक्टिव हो चुका है, साइक्लिन के साथ बाइंड होगा, तो ये क्या करेंगे, आप फॉस्फोराइलेशन करवाएंगे। ये फॉस्फोराइलेशन किस किस का करवा सकते हैं, एक तो ये CDC6 का फॉस्फोराइलेशन करवाएंगे, एक ये CDT1 का फॉस्फोराइलेशन करवाएंगे और ये एक फॉस्फोराइलेशन करवाएंगे MCM प्रोटीन का। इन तीनों का फॉस्फोराइलेशन करवा देंगे और इनका फॉस्फोराइलेशन जब ये करवाएंगे तो CDC6 जो है इसके ऊपर इसका पॉलीयूबिक्विटनाइजेशन होगा और फिर प्रोटियोसोम डिग्रेडेशन हो जाएगा। तो पॉलीयूबिक्विटनाइजेशन और प्रोटियोसोम डिग्रेडेशन, प्रोटियोसोम डिग्रेडेशन हो जाएगा CDC6। CDT1 का क्या होगा, इसके फॉस्फोराइलेशन होने पर एक प्रोटीन होता है जेमिनिन, वो इसको इनहिबिट करके रखेगा। जेमिनिन क्या करेगा, इसका इनहिबिशन कर देगा।
CDT1 का, जब ये फॉस्फोराइलेटेड स्टेज में है। तो ये भी खत्म हो गया, ये भी रुक गया। बचा MCM प्रोटीन, ये तो हमको पता है हेलिकेज है, क्योंकि ये हेलिकेज है तो इसकी तो जरूरत है अब एप्लीकेशन के अंदर। इसके फॉस्फोराइलेशन से ये एक्टिव हो जाता है, ये तो डिग्रेड हो जाते हैं और ये एक्टिव हो जाता है। अब जब ये हेलिकेज प्रोटीन एक्टिव हो चुका है तो इसके साथ में दो और प्रोटीन आते हैं इसकी एक्टिविटी में हाथ बटाने के लिए, हेल्प करने के लिए। वो दो प्रोटीन कौन से होते हैं? एक तो CDC45 और एक होता है GINS यानी कि जिन्स। इन तीनों के कॉम्प्लेक्स का एक नाम होता है जिसको हम CMG कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। किस किस का कॉम्प्लेक्स है ये? MCM, CDC और जिन्स, इसको हम बोल सकते हैं CMG कॉम्प्लेक्स। और यही CMG कॉम्प्लेक्स अब हेलिकेज एक्टिविटी करेगा। अब हम ये देखते हैं कि कंडीशन किस तरह से दिखाई देगी। ये वो CMG कॉम्प्लेक्स हो गया। ऐसा ही कॉम्प्लेक्स यहां पर भी होगा, ये हेलिकेज एक्टिविटी करेगा। और अब यहां पर प्राइमेज को बाइंड होना पड़ेगा, और प्राइमेज का काम यहां पर कौन करेगा? तो हमको पता है प्राइमेज का काम यूकैरियोट्स के अंदर कौन करता है? DNA पॉलीमरेज अल्फा। तो DNA पॉलीमरेज अल्फा यहाँ पर प्राइमेज की तरह काम करेगा। तो हमको पता है ये वाली स्ट्रैंड जो है लीडिंग स्ट्रैंड है, तो यहाँ पर प्राइमेज की तरह काम करने के लिए कौन आएगा? DNA पॉल अल्फा, और यहाँ पर भी अल्फा, यहाँ पर भी अल्फा, और यहाँ पर भी अल्फा। इस तरीके से DNA पॉलीमरेज अल्फा यहाँ पर रिक्रूट हो जाएगा। ये क्या करेगा? यहाँ पर प्राइमर का सिंथेसिस करेगा, यहाँ पर भी प्राइमर का सिंथेसिस, यहाँ पर भी प्राइमर का सिंथेसिस। ठीक है। अब DNA पॉलीमरेज अल्फा का हमको पता है कि इसके अंदर एक तो RNA पॉलीमरेज की एक्टिविटी होती है, यानी RNA प्राइमर बनाता है। इसके अलावा इसके अंदर DNA को पॉलीमराइज करने की भी इसकी एबिलिटी होती है, इसीलिए उसका नाम DNA पॉलीमरेज है। इसके अंदर प्राइमेज एक्टिविटी भी होती है। और ये क्या करेगा? DNA, ये जो प्राइमर बनाएगा उसके अंदर पहले तो ये RNA प्राइमर बनाएगा, उसके बाद थोड़े से DNA का भी सिंथेसिस करेगा। और क्योंकि हमको पता है कि ये प्रोसेसिव एंजाइम नहीं होता है, इसके अंदर pCNA रिंग नहीं होती है। जिस DNA पॉलीमरेज के अंदर pCNA रिंग होगी यूकैरियोट्स में, उसको प्रोसेसिव एंजाइम कहेंगे। प्रोसेसिव एंजाइम की डेफिनेशन ये होती है कि जो पूरा का पूरा सिंथेसिस करने के बाद में हटे। ये प्रोसेसिव एंजाइम नहीं है, तो ये क्या करेगा? थोड़े से DNA को बना के वापस हट जाएगा। उसके बाद में दूसरा ऐसा प्रोसेसिव एंजाइम लाना पड़ेगा जो कंटिन्यू सिंथेसिस एंड तक कर सके। ऐसे प्रोसेसिव एंजाइम का काम यूकैरियोट्स में जो करते हैं वो है DNA पॉलीमरेज डेल्टा एंड एप्सिलॉन। तो जब अनप्रोसेसिव पॉलीमरेज का हटना और प्रोसेसिव पॉलीमरेज का आना, इस घटना को हम कहते हैं पॉलीमरेज स्विचिंग। इस पॉलीमरेज स्विचिंग के द्वारा DNA पॉलीमरेज हटेगा और प्रोसेसिव DNA पॉलीमरेज आ जाएगा। तो ये इसने RNA प्राइमर भी बनाया और थोड़ा सा DNA का सिंथेसिस भी किया। इसी तरह से यहाँ पर भी DNA का सिंथेसिस करेगा, यहाँ पर भी थोड़ा सा DNA का सिंथेसिस करेगा। अब ये दूसरा वाला RNA पॉलीमरेज आ जाएगा, पॉलीमरेज स्विचिंग हो जाएगी। तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। कंडीशन इस तरह से हो जाएगी कि पॉलीमरेज अल्फा हट जाएगा और इसकी जगह कौन आ जाएगा? DNA पॉलीमरेज डेल्टा या एप्सिलॉन आ जाएगी। तो यहाँ पर अब कौन टेक ओवर कर लिया? यहाँ तक तो अब यहां से कंटिन्यू करेगा
इस तरह की कंडीशन होगी। और ये सिंथेसिस करता चला जाएगा। हमको पता है ये वाली स्ट्रैंड बनने वाली है, ये तो है लीडिंग स्ट्रैंड, और ये वाली स्ट्रैंड है लैगिंग स्ट्रैंड, क्योंकि हमको पता है कि ये वाला सिंथेसिस तो यहीं तक हो पाएगा। इसके बाद में डीएनए और खुल जाएगा, और खुल जाएगा तो नया प्राइमर को रिक्रूट करवाना पड़ेगा। प्राइमेज एक्टिविटी डीएनए पॉलीअल्फा की होती है, पॉलीअल्फा वापस आएगा, डीएनए अन्य हाइब्रिड वाला प्राइमर बनाएगा, और उसके बाद में वापस से टेक ओवर कर लेगा डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा है ये, डेल्टा या एच, सॉरी। इस तरीके से यूकैरियोट्स के अंदर ये प्रोसेस चलता है। प्रोसेस सेम है, कुछ प्रोटीन्स या एंजाइम्स अलग है जो इस तरीके से हैं, ये हमने देखा। इसके अलावा अगर हमसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ ओरिजिन कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमको टाइम दे रखा है रेप्लिकेशन का, तो उसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपको किसी ने बोला कि ह्यूमन जीनोम का साइज है 3 × 10⁹ बेस पेयर, और रेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड एडिशन यूकैरियोट्स के अंदर कितनी होती है, तो वो होती है 100 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड, ये हमको पता है। और किसी ने हमको बताया कि रेप्लिकेशन टाइम, जो टाइम एक रेप्लिकेशन में लगता है कंप्लीट, वो लगता है 5 आवर्स। तो नंबर ऑफ ओरिजिन कितने होंगे, कैसे निकाल सकते हैं, तो हमने जो फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले अप्लाई किया था प्रोकैरियोट्स के अंदर, वही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे कि टाइम इज इक्वल्स टू टाइम इन रेप्लिकेशन इज इक्वल्स टू टोटल जीनोम या जीनोम साइज अपॉन 2 × रेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड एडिशन इनटू नंबर ऑफ ओरिजिन। तो नंबर ऑफ ओरिजिन को अगर इधर ले आएंगे तो टाइम नीचे चला जाएगा, तो नंबर ऑफ ओरिजिन कैसे निकालेंगे, ये टाइम नीचे चला जाएगा, यानी इसको मैं ऐसा कर सकता हूं, नंबर ऑफ ओरिजिन, तो यह टाइम हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। अब नंबर ऑफ ओरिजिन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल जीनोम साइज कितना है 3 × 10⁹ बेस पे, 2 × रेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड एडिशन कितना है 100 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड, 100 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड, और टाइम कितना लग रहा है 5 आवर्स। तो यहाँ सेकंड में है न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड, इसको भी सेकंड में लाना पड़ेगा। सेकंड में लाने के लिए घंटे को क्या करना पड़ेगा, वापस से 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मिनट आ जाएंगे, और मिनट को वापस 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएंगे। तो ये नंबर ऑफ ओरिजिन आ जाएगा हमारे पास कितना, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा ये लगभग 833 ओरिजिन। तो आप देखो कितने सारे ओरिजिन की जरूरत पड़ रही है रेप्लिकेशन को करवाने के लिए यूकैरियोट्स में। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ ओरिजिन भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसी फॉर्मूले से, कि टाइम अगर रेप्लिकेशन का दे रखा है तो नंबर ऑफ ओरिजिन कितने होंगे, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमने देखा कि यूकैरियोट्स के अंदर जो है रेप्लिकेशन किस तरह से होता है। अब हम एक कंसेप्ट देख रहे हैं जो है प्राइमर रिमूवल। प्राइमर रिमूवल हमको पता है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं
उनके अंदर एक स्पेशल एंजाइम होता है इस प्राइमर रिमूवल को करने के लिए। उस एंजाइम का नाम होता है डीएनए पॉलीमरेज 1। इस डीएनए पॉलीमरेज 1 के अंदर 3 एक्टिविटी होती है। एक तो होती है इसके अंदर 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी, एक होती है इसके अंदर 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, और एक इसके अंदर होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ये 3 तरह की एक्टिविटी इसके अंदर होती है, 3 एक्टिविटी। अब ये एक्टिविटी क्या काम आ रही है? तो मान लो ये डीएनए सिंथेसिस हुआ है और ये 2 ओकाजा के फ्रेगमेंट्स हैं, इनके बीच में ये आरएनए का प्राइमर था जिसका रिमूवल करना है। प्राइमर रिमूवल हम देख रहे हैं, ये एक प्राइमर है, आरएनए प्राइमर मान लो, इसका रिमूवल करना है प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो ये एंजाइम करेगा इसका रिमूवल। ये इसका रिमूवल कैसे करता है? तो इसके अंदर जो ये एक्टिविटी होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी के कारण ये क्या करता है? एक्सोन्यूक्लियस का मतलब ये होता है कि जो ट्रिमिंग करे न्यूक्लियोटाइड्स की, यानी किनारों पर से, साइड्स पर से एक एक करके न्यूक्लियोटाइड को हटाए, उस एक्टिविटी को हम कहते हैं एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। उस एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी के कारण ये क्या करेगा? एक एक करके न्यूक्लियोटाइड्स को हटाता रहेगा यहाँ से, और इस तरीके से हटाते हटाते जब ये हटा रहा होगा उसी टाइम पे ये अपने 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी का भी यूज करेगा और यहाँ से डीएनए का भी सिंथेसिस करता चला जाएगा। तो ये एक एक करके न्यूक्लियोटाइड जोड़ता जा रहा है, एक एक करके न्यूक्लियोटाइड हटाता जा रहा है। इस जोड़ने के प्रोसेस में काम आ रही है 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी, और इसको रिमूव करने, बार बार रिमूव करने की अंदर जो एक्टिविटी काम आ रही है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी काम आ रही है। तो ये एक्टिविटी लगातार चलती जा रही है। अब मान लो इसका खुद का सिंथेसिस हो रहा है, तो अगर मान लो इसने गलत न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेट कर दिया तो इसको वापस से पॉलीमरेज प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी तो करनी पड़ेगी। वो एक्टिविटी के अंदर, यानी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी के अंदर कौन सी एक्टिविटी काम आ रही है इसकी? ये वाली एक्टिविटी काम आ रही है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। यानी कौन सी एक्टिविटी है ये? 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो तीनों एक्टिविटी इसके अंदर होती है और वो ये काम आती है। अब धीरे धीरे यहाँ तक पहुंच जाएगा, ये न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता चला जाएगा, यहाँ से हटते चले जाएंगे आरएनए। जब लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड ये जोड़ चुका होगा तो ये लास्ट फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ये नहीं बना पाएगा। इस लास्ट फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को बनाने के लिए कौन आएगा? लाइगेज एंजाइम को आना ही पड़ेगा। वो लाइगेज एंजाइम आएगा, इस बचे हुए निक को सील कर देगा, लास्ट फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को बना देगा और ये कंप्लीट सिंथेसिस डीएनए का हो जाएगा। हमने डीएनए का प्राइमर रिमूवल देखा, जो आरएनए प्राइमर था उसका रिमूवल देखा। प्रोकैरियोट्स में किसने किया ये काम? डीएनए पॉलीमरेज 1 ने किया। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब हम यूकैरियोट्स के अंदर प्राइमर रिमूवल देखते हैं। तो यूकैरियोट्स के अंदर प्राइमर रिमूवल जो होता है, तो यूकैरियोट्स में ऐसा कोई स्पेशल एंजाइम नहीं होता। जैसा उसके अंदर डीएनए पॉलीमरेज 1 था, उसके अंदर 5 प्राइम 3 प्राइम, ऐसा कोई पॉलीमरेज यूकैरियोट के अंदर नहीं होता। तो यहाँ पर ये काम करने के लिए 2 एंजाइम्स को आना पड़ता है। एक तो एंजाइम होता है आरएनएज एच और दूसरा होता है FAN1 एंडोन्यूक्लियस, या फिर इसको फ्लैप एंडोन्यूक्लियस भी कह सकते हैं, या इसको FAN1 या फ्लैप एंडोन्यूक्लियस। ये 2 एंजाइम ये काम करेंगे। मान लो वही वाली बात, ये कोई डीएनए है, इसके अंदर ये आरएनए का प्राइमर है, आरएनए प्राइमर। इस आरएनए प्राइमर को यहां से हटाने के लिए सबसे पहले आरएनएज एच आएगा। आरएनएज एच का काम क्या होता है? आरएनएज एच का काम होता है इट हाइड्रोलाइज
डाइएस्टर bonds of RNA nucleotides. कौन सा RNA? Which hybridized with DNA के साथ जो RNA हाइब्रिडाइज हो रखा है उसके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करने का काम कौन करता है? RNase-H. वो एक एक करके इसके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता चला जाएगा। इस लास्ट वाले न्यूक्लियोटाइड को ये नहीं हटा पाएगा। ये आरएनए का है न्यूक्लियोटाइड, आरएनए न्यूक्लियोटाइड, और ये डीएनए न्यूक्लियोटाइड। यानी कि ये आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स के बीच के फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तो ब्रेक कर सकता है RNase-H, लेकिन लास्ट में जो आरएनए और डीएनए के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड रहेगा इसको ये ब्रेक नहीं कर सकता। तो इसने अपनी एक्टिविटी की और यहां से यहां तक को तो हटा दिया। अब जो ये लास्ट फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड रह गया है जिसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है, जो आरएनए डीएनए के बीच में है, इसको क्लीव करने के लिए स्पेसिफिक एंजाइम आता है जिसका नाम है FEN1 एंडोन्यूक्लियस या फ्लैप एंडोन्यूक्लियस। ये लास्ट वाला जो न्यूक्लियोटाइड है ये फ्लैप की फॉर्म में, इस फ्लैप को रिमूव करने का काम कौन करेगा? FEN1 एंडोन्यूक्लियस। इसका नाम है फ्लैप एंडोन्यूक्लियस। काम तो इसका एक्सोन्यूक्लियस जैसा है, साइड वाले न्यूक्लियोटाइड को ये हटा रहा है, लेकिन नाम इसका एंडोन्यूक्लियस। अब ये है तो है, लेकिन इसका काम एक्सोन्यूक्लियस का है। अब लास्ट फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी हट गया। अब ये सिंथेसिस को कंटिन्यू कौन करवा देगा? डीएनए पॉल डेल्टा या एप्सिलॉन, ये इसको कंप्लीट करवा देंगे। लास्ट फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो रह जाएगा उसको ज्वाइन करवाने के लिए कौन आएगा? लाइगेज, और डीएनए का सिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमने देखा प्राइमर रिमूवल इन यूकेरियोट्स। यहाँ पर दो प्रोटीन काम में, एक तो था RNase-H which hydrolyzed phosphodiester bond of RNA in DNA RNA hybrid, and FEN1 एंडोन्यूक्लियस यानी फ्लैप एंडोन्यूक्लियस जो क्या करेगा? डीएनए और आरएनए न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड रह गया है उसको क्लीव करने का काम करेगा। इसके बाद में वापस से पूरा डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज कर देगा, और लास्ट वाला फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को बनाने का काम कौन करेगा? लाइगेज। तो ये हमने प्राइमर रिमूवल देखा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर।